बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मिज़ान अहमद हूँ एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो नाज़रीन, आपको याद हो लास्ट ईयर एक बहुत बड़ा जो है पाकिस्तान की तारीख में एक पहली बार तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद के ज़रिए हमारे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराया गया, हमारे इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को गिराया गया, इमरान खान साहब को गिराया गया एक रिजीम चेंज ऑपरेशन के तहत। और इसमें बैरूनी साजिश भी मुलव्विस थी। इस बात की तस्दीक जो है वो हमारी अस्करी क़यादत ने भी की थी और ये जो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत है इन्होंने भी की थी। फिर बाद में इन लोगों ने एक ऐसा इसको पर्दा जो है लगाने की कोशिश की, पर्दा उड़ाने की कोशिश की अवाम में, इस मामले को ढकने की, इसको सीक्रेट करने की इन लोगों ने कोशिश की कि जी कोई मुदाखलत नहीं हुई, सिर्फ़ कोई साज़िश नहीं हुई, मुदाखलत हुई है। इन लोगों ने एक ऐसा पर्दा जो है, ऐसा लबादा उड़ाया कि जी साज़िश नहीं हुई, मुदाखलत हुई है। तो अवाम को मतलब बेवकूफ़ समझते हैं, अवाम को ये लोग समझते हैं कि इनको जो भी हम कहेंगे ये लोग मान लेंगे, ये जाहिल अवाम है, इनको किसी चीज़ की समझ नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मुदाखलत हुई है तो ही तो साज़िश हुई है, मुदाखलत ना होती तो साज़िश भी ना होती। यानी देखिए ये बात तो क्लियर है कि मुल्क में रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है और जैसे ही रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, अमेरिका की जो दिफ़ाई जो तज्ज़ियाकार है रिबेका ग्रांट, उन्होंने खुद इस बात की तस्दीक की थी कि पाकिस्तान जो है हम चाहते हैं कि वो रूस से ताल्लुकात कम करे, चाइना से ताल्लुकात कम करे और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान रूस और यूक्रेन की जंग में यूक्रेन को सपोर्ट करे। ये आप सबने देखा। फिर जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने इवन के मज़म्मत भी की रूस और यूक्रेन की जंग में रूस की। और इमरान खान साहब ने कहा कि हम न्यूट्रल हैं। एक चीफ एग्ज़ीक्यूटिव ने कहा कि हम न्यूट्रल हैं, लेकिन हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उस पर जो है अपनी मज़म्मत कर दी कि रूस की मज़म्मत करते हैं। तो ये एक पर्दा जो है फिर बाद में जो है लगाया गया इस हवाले से कि अवाम को बेवकूफ़ बनाया जाए कि कोई मुदाखलत हुई नहीं थी, कुछ भी नहीं था, साइफ़र ये सब झूठ था, साइफ़र नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं, एक्ज़िस्ट ही नहीं करती थी। तो इन्होंने फिर एक और झूठ जो है अवाम के सामने रखा कि साइफ़र इमरान खान लेके भाग गया। तो इमरान खान साहब उसकी कॉपी जो है सुप्रीम कोर्ट में भी भिजवा चुके हैं, स्पीकर के पास भी उसकी कॉपी थी और फिर प्राइम मिनिस्टर डेस्क में उसकी कॉपी थी। तो अगर इनको ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो साइफ़र चुरा के भाग गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के पास उसकी ऑलरेडी कॉपी मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट इसकी इंक्वायरी शुरू कर सकती है। तो इन लोगों ने ख़ैर इस तरीके से जो है एक पूरा सिनेरियो बिल्ड किया, इसका ऐसा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाया कि इसमें इनके जो बेरोनी आका हैं, उनकी जो है उनका नाम सामने ना आए, जिनको ये लोग पूछते हैं, उनका नाम इनके सामने ना आए। तो अब आपको मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, ये सब कुछ बताने का मेरा मकसद ये है कि अभी भी बदतरीन मुदाखलत जारी है, अभी भी। और ये बात अब ऐसा-ऐसा डिस्क्लोज़ होना शुरू हो गई है। मैं आपको बताने चलूँ, इस हवाले से मैं आपको लास्ट व्लॉग भी बना चुका हूँ एक मर्तबा कि मुशर्रफ साहब के दौर में अमेरिका का कितना बड़ा जो था इन्फ्लुएंस था और अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं। अभी भी अमेरिका जो है वो उनका एक बहुत असर और रसूख है पाकिस्तान के इदारों में, तो अभी भी वो उनकी इंटरफेरेंस जारी है। और अभी ये न्यूज़ जो है वो डिस्क्लोज़ हुई है जिसमें जो रिचर्ड आर्मिटेज जो फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, अभी ये बात डिस्क्लोज़ हुई है कि ये पाकिस्तान आए हैं, पाकिस्तान के बड़े-बड़े ताकतवर लोगों से इनकी मुलाकात हुई है, पॉलिटिशियन से कम हुई है, एस्टेब्लिशमेंट से, हमारी फ़ौज से इनकी मुलाकात ज़्यादा हुई है, जिसमें इन लोगों ने बैठ के फ़ैसला किया है कि अगली हुकूमत किस पॉलिटिकल पार्टी को देनी है, अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, इस हवाले से फ़ैसला जो है वो हो रहा है। तो अमेरिका का आपको तो पता है कि वो इमरान खान साहब के हक़ में नहीं है। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि अमेरिका ने पूरी अफ़गानिस्तान से जो अमेरिका इंखला कर रहा था, उस वक़्त अमेरिका ने पाकिस्तान से मदद माँगी थी, तो पाकिस्तान ने मदद नहीं की थी। पाकिस्तान ने अपने आप को गैर-जानिबदार कर लिया था। तो उस पे भी अमेरिका ने पूरी दुनिया में जो है पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा हुआ। इंटरनेशनल लेवल पे पूरी दुनिया ने हर जगह से हमारे मुल्क के खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा हुए। तो अमेरिका जो है हमारे इस रवैये से खुश नहीं था। तो अमेरिका ने आपने ये भी देखा जब इमरान खान ने एब्सोल्यूटली नॉट कह दिया था, वहीं से अमेरिका को अंदाज़ा हो गया था कि ये शख़्स हमारा कहना नहीं मानेगा, तो किसी तरीके से इसको निकालो। तो अब देखिए वो साइफ़र आया, अब उसकी इंक्वायरी अब तक नहीं हुई, जिस पे इमरान खान साहब कहते हैं कि इंक्वायरी करें, लेकिन कोई इंक्वायरी करने के लिए तैयार नहीं है। तो अब ये पॉइंट पे आ जाते हैं, रिचर्ड आर्मिटेज आए पाकिस्तान और अब ये फ़ैसला कर रहे हैं। अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि पहले तो ऐसा होता था कि एस्टेब्लिशमेंट किसी के साथ भी ताल्लुकात बना के तो हुकूमत बना लिया करती थी। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट वो वाली हुकूमत नहीं बना पा रही, जो वो लोग चाहते हैं, जो बाहर के उनके बैरूनी आका चाहते हैं। इस बार क्योंकि अवाम उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ है, जिसे वो खुद लाना चाहती है। पहले तो ये होता था कि एस्टेब्लिशमेंट जिस पर हाथ रखे वो हुकूमत आ जाया करती थी, अवाम जो है फिर वो अवाम को
ये कह लें आप कंफर्टेबल रहती थी, उनको कोई मसला नहीं होता था कि चलिए ठीक है हुकूमत आ गई तो क्या बात है। और कुछ लोग जो थे नवाज शरीफ साहब के भी चाहने वाले बहुत हैं, जरदारी साहब के भी चाहने वाले थे, अब तो बहुत कम हो गए हैं चाहने वाले इनके। तो आवाम जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया करती थी और उनको हुकूमत में आने दिया करती थी। तो अब ऐसा हो रहा है कि आवाम को जब जब से ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो एक पूरी आवाम तकरीबन 90% आवाम जो है इमरान खान साहब के साथ खड़ी हुई है और जो बिल्कुल नहीं चाहती कि रजीम चेंज ऑपरेशन जो हुआ है उसमें इमरान खान साहब को निकाला गया है, तो वो बिल्कुल नहीं चाहती कि ये जो बानबदी का हुकूमत जिसने इनके साथ जो कर दिया है, इस हुकूमत ये आवाम के साथ जो कर चुकी है ये हुकूमत, तो ये लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि ये लोग हुकूमत में दोबारा आए। तो ये लिहाज़ा इमरान खान साहब की मकबूलियत इतनी ज़्यादा है कि इसलिए अमेरिका को अब आहिस्ता-आहिस्ता उनकी जो एजेंसीज़ के लोग हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, वो पाकिस्तान में आ रहे हैं और प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से इमरान खान का रास्ता रोका जाए, उसको दोबारा हुकूमत में ना लाया जाए। तो पूरी कोशिश हो रही है क्योंकि अवाम इमरान खान साहब के साथ खड़ी हुई है और ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और पहले भी हो चुका है 70s के दौर में, तो उस वक़्त भी जो है लेकिन फ़र्क ये था कि उस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट जो थी, वो जिस शख्स के साथ थी, जिस पे उनका साया था, उन्होंने उसका साथ दिया और मुल्क के टुकड़े हो गए। जो मशहूर जो बहुत ही मकबूल पॉलिटिकल पार्टी थी, जो बहुत ही मकबूल पॉलिटिशियन थे मुजीबुर रहमान साहब, उनका साथ नहीं दिया। और जो जिनके वोट्स इतने ज़्यादा नहीं थे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के, उनको फुल सपोर्ट किया और फिर बाद में इसी चक्कर में जो है मुजीबुर रहमान साहब को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की और बांग्लादेश जो है फिर हमसे अलग हो गया। तो ये कोशिश अब दोबारा की जा रही है। अल्लाह ना करे ऐसा हो कि मुल्क के दोबारा टुकड़े हों, अल्लाह ना करे क्योंकि पहले हो चुका है माज़ी में। लेकिन फ़र्क ये था कि उस वक़्त जो है आवाम जो थी, एस्टेब्लिशमेंट जो थी, वो भुट्टो साहब के साथ खड़ी हुई थी। लेकिन इस बार ऐसा है कि आवाम जो है वो अलग साइड पे खड़ी हुई है और एस्टेब्लिशमेंट अलग साइड पे खड़ी हुई है। और आवाम जो फ़ैसला अब ज़ाहिर-सी बात है ये जमहूरी मुल्क है, तो आवाम का ही फ़ैसला माना जाएगा, ना कि इदारों का फ़ैसला माना जाएगा क्योंकि यहाँ पर मार्शल लॉ तो लगा हुआ नहीं है और ना ही लगे। क्योंकि मार्शल लॉ से अच्छा इमेज नहीं बनता किसी भी मुल्क का। तो ख़ैर ये था, ये अब इस पे हवाले से बातचीत चल रही है, कुछ भी हो सकता है, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। एस्टेब्लिशमेंट को इस हवाले से सोचना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट को ये फ़ैसला आवाम के हाथों में ही रख देना चाहिए। अब आ जाते हैं जी दूसरे पॉइंट में, तो फवाद चौधरी साहब का उनकी जो वाइफ़ हैं, अपने बच्चों के साथ जो है वो गई थी थाने में अपने शौहर से मिलने। तो बहुत ही एक अजीब-सा वक़्त लगा ये कि ऐसा कैसे होने दिया कि एक शख़्स जिसने इलेक्शन कमीशन पे एक मंशी कहने पर उनको जो है इतनी बड़ी सज़ा दी जा रही है। उनको रियासत से गद्दारी का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और वो लोग जिन्होंने बस अब उनका ज़िक्र करने का दिल नहीं करता, उन लोगों ने इतना कुछ कहा और उनके खिलाफ आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। फवाद चौधरी साहब ने और आज़म सौदी साहब ने, शहबाज़ गिल साहब ने इतना जो स्टेटमेंट दिए हैं और उन्होंने कुछ इतना इतना गलत स्टेटमेंट नहीं दिया, उन्होंने एक तामीराती तनकीद की है, तो उसपे उनके साथ इतना ज़ुल्म हो रहा है। तो फवाद चौधरी साहब की जो वाइफ़ थी वो गई, आज वो मिलने गई उनसे, तो एक बहुत ही एक समझ लें ये बात जो है हर किसी के लिए, हर किसी की फ़ैमिली के फ़र्द के लिए नागवार है ये बात। मैं अगर आम पाकिस्तानी की नज़र से देखूँ तो ये नागवार है ये बात। ये बात अच्छी नहीं है कि एक खातून जो है वो थाने में जा रही है अपने शौहर से मिलने। तो अब आ जाते हैं जी तीसरे पॉइंट में। आईएमएफ ने जो है इस हुकूमत के ऊपर सर पे बम फाड़ दिया। उन्होंने कहा कि आप एलीट क्लास लोगों को टारगेट करें, मिडल क्लास, लोअर क्लास को छोड़ दें। एलीट क्लास लोगों को टारगेट करें और जो आपने इतने वज़ीर बनाए हुए हैं 77 की काबीना बनाई हुई है, इसे भी ख़त्म करें और एक आदमी को जो है, जो जितने भी सरकारी लोग हैं, जिनको आपने अच्छे खासे जो आमदन से ज़्यादा जिनके पास असासे हैं, जिनको नवाज़ा हुआ है, ठीक है, गवर्नमेंट देती है, उसको भी कम करें आप। आदमी अपनी मेहनत से कमाए, ज़मीनें खरीदें, ये जो जितनी भी अय्याशी है इसे कम करें, एलीट क्लास लोगों को आईएमएफ ने कहा कि टारगेट करें और यही पूरी दुनिया में होता है कि एलीट क्लास लोग अगर टैक्स देती है तो ही मुल्क चलता है, उससे टैक्स कलेक्शन में इज़ाफ़ा होता है और मुल्क में जो कर्ज़ा होता है वो कम होता है। वो आपका कर्ज़ा देने का जो अमल होता है, कर्ज़ देने का, वो बढ़ जाता है। आप आहिस्ता-आहिस्ता और आहिस्ता-आहिस्ता मुल्क से जो है मुल्क के सर पर जो कर्ज़े का जो बोझ जो चढ़ा हुआ होता है वो कम होता रहता है, जब आप एलीट क्लास लोगों को टारगेट करते हैं। मिडल क्लास लोग नहीं दे सकते इतना टैक्स, एलीट क्लास लोग टैक्स दे सकते हैं। उससे जो है एक आपका सरकारी खज़ाने में इज़ाफ़ा होगा और आपके कर्ज़ों में जो है, कर्ज़ों का जो बोझ है वो कम होगा और ये इमरान खान साहब ने किया। उन्होंने माफ़िया को, एलीट क्लास लोग को टारगेट किया जो उनको पसंद नहीं आया। तो ख़ैर ये था आज का हमारा टॉपिक, तो अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।